नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 पौधे और जंतु का संरक्षण पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विविधता की कि जैव विविधता क्या होता है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब की प्रजातियां मिलकर जैव विविधता का निर्माण करती है। तो बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि एक क्षेत्र में रहने वाले जानवरों, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जैव मंडल किसे कहते हैं। तो जैव मंडल किससे मिलकर बनता है बच्चों? एक तो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थल मंडल या थल मंडल कहेंगे, है ना? और जो पानी वाला भाग होता है उसे हम जल मंडल कहते हैं। और जो धरातल से ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जब ये तीनों मंडल आपस में संपर्क में आते हैं तो जो बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल का निर्माण होता है। तो थल मंडल एक, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल, ये तीनों मंडल के आपस में संपर्क में आने से जैव मंडल का निर्माण होता है। तो इसकी बच्चों परिभाषा को देखते हैं। जब जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण की। तो सरकार अपने स्तर पर विभिन्न तरीकों से जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करती है। तो उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बनाए हैं, जिन्हें हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अभयारण्यों की, उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की, और बाद में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की, और फिर बात करते हैं हम अंतिम रूप से चिड़ियाघर की। तो बच्चों, हम एक एक करके इन सभी को आराम से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभयारण्य की कि ये अभयारण्य क्या होते हैं। अभयारण्य का क्षेत्र क्या होता है? एक तो छोटा होता है, तो अभयारण्य छोटे होते हैं। और यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती है वो सीमित मात्रा में होती है, यानी कि पशुचारण, लकड़ी की कटाई वहाँ सीमित मात्रा में की जा सकती है। और यहाँ जो नियम होते हैं वो थोड़े कम सख्त होते हैं, यानी कि लोग पशुचारण के लिए और कटाई के लिए सीमित शर्तों के अनुसार उस जंगल के अंदर जा सकते हैं। और जो अभयारण्य होते हैं उसमें जो पशु पक्षी प्राणी होते हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध होता है। और जो प्राणी होते हैं वो आसानी से, निर्बाध रूप से उस पूरे क्षेत्र में घूम सकते हैं। तो यही होता है अभयारण्य, और इसमें कोई बाहरी इंटरफेयर भी नहीं होता है। बाहरी लोग भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ताकि ये अपना आराम से अंदर रह सके। तो बच्चों, हम इसकी परिभाषा जानते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के बाहरी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाता है। बाकी इसकी विशेषता मैंने आपको पहले बता दी है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान की। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, यानी कि ये अभयारण्य से तो बड़े हैं लेकिन ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। जो अभयारण्य होते हैं वो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें जो मानवीय गतिविधियाँ होती है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, यानी कि शिकार करना, पशुचारण करना, इन पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया हुआ है ना? और इसमें पेड़ पौधों की कटाई भी नहीं की जा सकती है। तो इन्हें ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और इनका आकार बच्चों कैसा होता है? मध्यम प्रकृति का होता है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद में पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क। आजकल जो ये कूनो नेशनल पार्क है वो चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पर अफ्रीका से कुछ चीते लाकर यहाँ छोड़े गए थे। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, यानी कि यहाँ पर जीवों के कोई अवशेष मिले हुए, इसलिए इसका नाम फॉसिल रखा हुआ है। तो इस तरह से इन नेशनल पार्क की हमने चर्चा की। अब बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का आकार की बात करते हैं, ये विशाल होते हैं, है ना? इस आरक्षित क्षेत्रों में प्राणियों की, उसके बाद में वहां रहने वाले पेड़ पौधों और जो जनजातियां उस क्षेत्र में रहती है उन तीनों का संरक्षण किया जाता है ना? जनजातियां, इन तीनों का वहां संरक्षण किया जाता है, उनकी परंपराओं का संरक्षण किया जाता है। तो हम इसको जानते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं।
वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है। पूरे इलाके की जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। मतलब पूरे इलाके में रहने वाले, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या वहाँ की जनजातियाँ हो, उन सब का वहाँ संरक्षण किया जाता है। अब जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसे 3 भागों में बाँटा जाता है। एक होता है सेंट्रल एरिया, जिसको कहते हैं कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र के बाद में आता है बफर क्षेत्र, और बफर क्षेत्र के बाहर की तरफ, है ना, ट्रांजिशन क्षेत्र कहलाता है। जो ट्रांजिशन क्षेत्र कहलाता है, उसमें मानवीय बस्तियाँ होती है, यानी कि जो वहाँ जनजातियाँ हैं, यहाँ निवास करती है। और ट्रांजिशन क्षेत्र के लोग केवल बफर ज़ोन तक जा सकते हैं। वो वहाँ पर लकड़ी लेने, पशु को चरवाने के लिए वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन कोर क्षेत्र के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं चिड़ियाघर की। जो चिड़ियाघर होते हैं, वो इंसानों ने बनाए, यानी कि ये आवास है, वो प्राणियों का नहीं है। इन आवासों को मनुष्यों ने बनाया है, तो जो चिड़ियाघर है वो एक प्रकार से कृत्रिम आवास कहलाते हैं। और चिड़ियाघर में सरकार द्वारा टिकट के रूप में पैसा वसूला जाता है, और उन्हीं पैसों को इन्हीं प्राणियों के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं वनस्पति जात की। तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों की स्पीशीज क्या कहलाती है? वनस्पति जात कहलाती है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में इतने ए से लगाकर पी तक इतने सारे पौधे पाए गए हैं, तो ये वहां का क्या होगा? वनस्पति जात कहलाएगा। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं प्राणी जात की। तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणियों को वहाँ का प्राणी जात कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि किसी क्षेत्र में खरगोश, मछली, सांप, स्टारफिश, चील, कछुआ, शेर, घोड़ा, बकरी, तितली, मक्खी, चींटी, मुर्गी, चूहा, कौआ और मगरमच्छ ये पाए गए हैं, तो ये वहाँ का क्या होगा? प्राणी जात कहलाएगा। और वनस्पति जात का मतलब वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है, वो वहाँ का वनस्पति जात कहलाएगा। अब बात करते हैं विलुप्त स्पीशीज की। इस धरती पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी संख्या शून्य हो गई है, यानी कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, मानवीय कारणों से हो सकते हैं, या किसी बीमारी के कारण हो सकते हैं, या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकते हैं। तो उनकी क्या हुई? धीरे धीरे संख्या कम होते होते शून्य हो गई, यानी वो धरती से पूर्णतः समाप्त हो गए। तो वो कहलाते हैं विलुप्त स्पीशीज। जो डायनासोर है, वो विलुप्त स्पीशीज है, यानी कि अब डायनासोर इस धरती पर कोई भी जीवित नहीं है। तो जो प्रजातियां अब समाप्त हो चुकी है, उसे ही हम विलुप्त स्पीशीज कहते हैं। अब बात करते हैं संकटापन्न जंतु की। तो वे जंतु जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, और ऐसा हो सकता है कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए, तो ऐसे जंतु संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसे बाघ, बारहसिंगा और हिरण। जो लेपर्ड है, अमूर लेपर्ड, उनकी केवल 100 संख्या रह गई है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की केवल 14% जनसंख्या रह गई है, यानी कि 86% वो इस धरती से साफ हो चुके हैं। और जो सुंदरबन में पाए जाने वाला बाघ होता है, उनकी केवल 600 संख्या रह गई है। जो चिंपैंजी है, उनकी जनसंख्या केवल 800 रह गई है। गैंडों की संख्या केवल 75 रह गई है, और गोरिल्लास की संख्या 1000 ही रह गई है। तो हमें इस प्रकार के जो जीव होते हैं संकटापन्न जंतु वाले, उनका संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जीव इस धरती से समाप्त हो जाएंगे और देखने में नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा? जो खाद्य श्रृंखला है, उसका संतुलन गड़बड़ा जाएगा, और किसी विशेष प्रकार के जीवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक की। यह एक लाल रंग की पुस्तक होती है। इसमें जो संकटापन्न स्पीशीज यानी संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो सारा रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है। इसे ही हम रेड डाटा बुक कहते हैं। अब बात करते हैं प्रवास की, कि ये प्रवास क्या चीज़ है। प्रवास का अर्थ होता है अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, तो इसे ही हम प्रवास कहते हैं। मानव जीवन में शुरू से ही प्रवास करता रहा है। वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवास करता था, जैसे भोजन को जुटाना, शिकार करना, पानी की तलाश में वो घुमंतु जीवन जीता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है, और ये कार्य निरंतर चलता रहता है। पशु पक्षी भी प्रवास करते हैं। आपने सुना होगा कि जो साइबेरियन क्रेन सारस है, वो 15,000 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे भारत के केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है, वहां पर आते हैं। और वो विशेषकर यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। जैसे ही उनका यहाँ पर अपना कार्य हो जाता है, वो यहाँ से वापस उड़कर अपने देश में चले जाते हैं।
अब बच्चों हम बात करते हैं वनोन्मूलन की। वनोन्मूलन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना, पेड़ों को नष्ट करना, पेड़ों को खत्म करना, यही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कई कारण हो सकते हैं, चाहे कोई खेती करने के लिए पेड़ों को काटे, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ों को काटे, कोई विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से बनने वाले उत्पाद जैसे फर्नीचर, है ना, इसके लिए पेड़ पौधों को काटे, तो इसी से ही वन जो है वो सारे खत्म हो रहे हैं, इसे ही हम वनोन्मूलन कहते हैं। अब बात करते हैं वनोन्मूलन को रोकने के क्या क्या उपाय है और उसके लिए क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी होगी। स्थानांतरित कृषि यानी कि बदल बदल कर कृषि की जानी, यानी कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर कृषि की जानी। हम बात करते हैं जैसे एक कोई किसान है, वो इस क्षेत्र पर खेती कर रहा है ना, वो एक दो साल तक तो यहाँ खेती करता है, लेकिन जैसे ही धरती का उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है तो वो क्या करता है, इस स्थान को छोड़ देता है और किसी दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए चला जाता है। अब दूसरा स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो उन पेड़ पौधों को खेती करने के लिए, खेत बनाने के लिए इन पेड़ पौधों को क्या करेगा, काटेगा, है ना, काटेगा। तो इससे क्या होगा, जो वन होंगे वो कम हो जाएंगे। तो स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार की जो कृषि है वो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, है ना, इधर की जाती है। उसके बाद में अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जंगलों में यदि अनियंत्रित पशुचारण होगा तो उससे क्या होगा, जो नन्हे पौधे हैं वो पनपने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु उन्हें खा जाएंगे या पांव द्वारा उनके कुचले जाएंगे। तो नए पौधे विकसित ना हो पाएंगे और जहां पशु चलेंगे वो जगह क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, जिससे वहां पे कोई नया पौधा भी नहीं उग पाएगा। और जो आवासों का निर्माण है हम वो बंजर भूमि पर करेंगे तो क्या होगा, बंजर भूमि एक तो उपजाऊ नहीं होती है, तो उस पर कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते, तो यदि हम वहां आवास बनाएंगे तो किसी पेड़ को हमें काटना भी नहीं पड़ेगा। अगली बात आती है कि जो वनों की कटाई है वो लाइसेंसधारी व्यक्तियों के द्वारा ही करवाई जाए, अनावश्यक कैसे रैंडम लोगों द्वारा पेड़ों को नहीं कटवाया जाए। और सभी लोग यह संकल्प ले कि प्रतिवर्ष हम कम से कम एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाया जाए। सभी लोगों में जन जागृति, जागरूकता फैलाई जाए कि हमें पेड़ लगाने हैं, इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है वो इस धरती से कम होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी कम हो सकती है और उससे भी हम निजात पा सकते हैं। अब वनोन्मूलन के परिणाम क्या है? वनोन्मूलन से क्या होगा, पेड़ कटेंगे तो पेड़ क्या होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों का आवास होते हैं, तो उनका जो घर है वो टूट जाएगा, जिससे वो जंतु क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और इससे उनकी प्रजाति पर भी संकट हो सकता है कि वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। पेड़ पौधे कम होने से क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पेड़ पौधे सोखते हैं, यानी कि वो उसका अवशोषण करते हैं। यदि पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो उसको सोखने वाला कोई बचेगा ही नहीं, जिससे सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो सकती है ना, और उससे जो ध्रुवीय बर्फ है वो भी पिघलने लगेगा और समुद्री जल स्तर ऊपर उठने लगेगा और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का भी खतरा हो सकता है। उनके जो शहर है वो पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ध्रुवों से पानी निकलने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर होगा, तो तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई ये हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी, जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर उठेगा और वो शहरों में घुसने लगेगा। वनोन्मूलन से पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, इसे ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। वर्षा, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ जाती है। तो वनोन्मूलन से जो पृथ्वी का पूरा संतुलन है ना वो बिगड़ जाता है। इससे क्या है, जलवायु का संतुलन भी बिगड़ जाता है। पृथ्वी की मिट्टी से नमी होती है ना, नमी यानी मिट्टी में जो पानी की मात्रा है वो भी खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है वो मरुस्थल में बदल जाती है, यानी कि रेतीली हो जाती है, इसे ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पुनः वन रोपण की, कि पुनः वन रोपण क्या होता है। पुनः वन रोपण का अर्थ होता है कि वनों को वापस लगाना या पेड़ पौधों को वापस लगाना। जंगल से कटे हुए वृक्षों की जगह नए वृक्षों को लगाना ही पुनः वन रोपण कहलाता है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। यदि हम जंगल में पेड़ काटे तो उसकी जगह हमारा दायित्व बनता है कि हम नए पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, जो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अब बात करते हैं हम परितंत्र की। ये परितंत्र क्या होता है? परितंत्र सजीव घटकों और निर्जीव घटकों के आपसी संबंध से परितंत्र का निर्माण होता है। सजीव घटक यानी कि इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब से मिलकर सजीव घटक बनता है। और निर्जीव घटक के अंदर कौन कौन आ जाता है, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती है उससे निर्जीव घटक बनता है। मिट्टी भी लिख सकते हो आप इसमें, तो निर्जीव घटक।
तो सजीव घटक और निर्जीव घटक जब आपस में क्रिया करते हैं, इनका आपसी संबंध बनता है, तो परितंत्र का निर्माण होता है। मैं आपको एक परितंत्र का उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे ये कोई तालाब है ना? तालाब के अंदर क्या है? जल है ये सारा। तालाब के अंदर कमल का फूल भी उग रहा है ना? ये मैं कमल का फूल बना लेता हूँ। कमल का फूल है। इस तालाब के अंदर मछलियाँ भी है ना? इस तालाब के अंदर कोई साँप भी है ना? तो तालाब के पास में पौधे भी है, सूर्य का प्रकाश भी यहाँ से गिर रहा है। तो इस प्रकार से जो ये तालाब है वो एक परितंत्र का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें सजीव, निर्जीव घटकों के आपसी संबंध की क्रिया को मैंने चित्र के माध्यम से बताया है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? यदि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखो और हमारे इस चैनल यूनिवर्सल क्लासेस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।